नहीं जी, आपकी एक चीज स्किप हो गई, कोई और बच्चा बताए। बहुत अच्छा बताया नेहा जी आपने, और एक छोटी सी स्किप हो गई चीज। यस सर। नेक्स्ट टाइम कौन सी समदोषः सामने? समदोष है। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बताइए जी कोई। समदोषः समग्निश्च समधातुमल्किरिया प्रशन आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्याभिधायते। इति भी धीयते, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट आइए, कौन आएगा? आशा जी, धर्मेंद्र जी, लावी जी, नेहा जी। समदोष सम अग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रियमन स्वास्थ्य इति भिधीयते। बहुत बढ़िया। इत्यभिधीयते। इति भी धीयते, कहाँ से आशा जी आप? मैं पुणे से हूँ सर। ठीक है, तो आपका एक्सेंट लग रहा सुनो जी। धर्मेंद्र जी आप आइए सामने। यस सर। समदोषः समअग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिये मनः स्वस्थ इति विधीयते। सुश्रुत संहिता 15 चैप्टर 41 नंबर श्लोक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लावी जी, लाभांशी जी। समदोष समदोषा समाग्निश समधातुमलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थत्यभिधीयते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सम दोषः स्माग्निश्चः सम धातु मतलब क्रिया, हाँ, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ये सुश्रुत ऋषि जी के द्वारा लिखी गई परिभाषा है, उनके द्वारा दी गई। और 15/41 इसका सूत्र संख्या है, श्लोक संख्या, ठीक है। सूत्र वो होता है जो एक लाइन का होता है, और जो 2 लाइन के होते हैं उनको श्लोक बोला जाता है। सम दोषः स्माग्निश्चः सम धातु मल क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। अब इसमें से कोई एक चीज स्किप या 2 चीज स्किप करके आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी जाएगी, और फिर आपको बता जाएगी फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ क्या आएगा वो आपने ढूंढना है। ठीक है, इसको आगे पीछे करके दे देंगे और फिर आपने उसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, कहीं अग्नि दे दें, कहीं धातु दे दें, कहीं आत्मा को घुसा दिया जाएगा, कहीं इंद्रिय, कहीं मन हो जाएगा, और फिर आपको बोला जाएगा इसको क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, क्रम में लगाइए, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये परिभाषा याद रखनी बहुत जरूरी है। ओके, मैं वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था चरक ऋषि के अनुसार जो है स्वास्थ्य की परिभाषा या रोग और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। वात, पित्त और कफ, ये हमारे त्रिदोष भी बोलते हैं इनको, स्तंभ भी बोलते हैं आयुर्वेद के। इन तीनों का सम मात्रा में होना ही आरोग्य है, यानी कि कोई रोग नहीं। और इनमें विषमता आ जाती है, जब ये अप डाउन हो जाते हैं उसी को रोग कहते हैं। सुश्रुत ऋषि जी के अनुसार भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके पहले हमने कल पढ़ा था कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है, उसकी जिम्मेवारी है। दूसरा उद्देश्य है, जो रोगी व्यक्ति किसी कारण से उसको रोग आ गया है, तो उसकी जड़ पे जाकर काम करना, रोगी के विकारों को दूर करना, दूर करके उसको स्वस्थ बनाना। और जब वो स्वस्थ बन गया तो फिर वापस पहले से उद्देश्य पे आ जाते हैं, फिर वो स्वस्थ हो गया तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, वो कभी बीमार ना हो, कभी रोग ना हो, जकड़े उसको पकड़े, तो फिर से उसको स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये दोनों जिम्मेवारियां आयुर्वेद की बनती। ठीक है, आयुर्वेद में मुख्य आचार्य जिन्होंने काम किया है आचार्य चरक जी हैं, उन्होंने चरक संहिता लिखी है, औषधि प्रधान ग्रंथ है। आचार्य सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता लिखी है, उसके चिकित्सा के बारे में बताया गया, चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। और आचार्य वाग्भट जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। ठीक है, तो उन्होंने उनमें औषधि प्रधान ग्रंथ है वो भी, और उसमें उन्होंने औषधियों के बारे में बताया है, और सामान्य सामान्य छोटी छोटी बहुत तरीके उन्होंने बताया है, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे लोगों में आचार्य चरक जिसे आचार्य वाग्भट जी ज्यादा लोकप्रिय हुए टाइम के आने के बाद। इन्होंने 2 अपने ग्रंथ लिखे, अष्टांग संग्रहम, अष्टांग हृदयम, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें जिनका इंटरेस्ट है आयुर्वेद को पढ़ने का तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएगा, किस रोग में किस दवाई या किस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए,
छोटे से छोटे रोग, बड़े से बड़े रोग के बारे में और छोटी छोटी चीजों के बारे में, उनको जड़ी बूटियों के बारे में बता के अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर हमने पढ़ा था अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। अष्टांग आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग कौन से हैं। तो काय चिकित्सा के बारे में पढ़ा था हमने, वो अग्नि चिकित्सा होती है, अग्नि के द्वारा अग्नि के ऊपर चिकित्सा की, जो हमने 13 प्रकार की अग्नि पढ़ी थी, उनके जिक्र किया गया है यहाँ पे कि कौन सी अग्नि मंद है, कौन सी शांत है, कौन सी तीव्र है, उनको बैलेंस करना वो काय चिकित्सा के अंदर आता है। बाल रोग चिकित्सा में गर्भावस्था से लेकर शिशु संबंधित जो भी गर्भावस्था यानी कि मम्मी के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों की जो उनसे संबंधित जो होती है चिकित्सा, वो सारे की सारी बाल रोग चिकित्सा के अंतर्गत आती है। फिर आता है भूत विद्या। भूत विद्या में मानसिक रोग जो होते हैं कि हमें दिख गई तो वो चीज हकीकत में है, और अगर नहीं है हम उसको कुछ भी अजप्शन लगाए बैठे हैं। जैसे आप कैसे मान लो रात में अकेले कहीं जा रहे हो और कोई झाड़ है या कोई झाड़ी है, पौधा हिल रहा, तो आप उसको भूत समझ बैठते हैं। तो भूत मतलब मानसिक रोग है, असल में वो चीज है नहीं, हम उसको मानते हैं। जैसे आप पतंजलि योग दर्शन में अक्सर आपने सुना होगा रस्सी को सांप समझना, ठीक है, तो वो भूत विद्या के अंतर्गत आता है। फिर पढ़ा था हमने शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र क्या होता है। तो इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में सारा ज्ञान इसके अंदर दिया जाता है। शालक्य तंत्र के अंदर आज हमने पढ़ा था जो आई, ईयर, नोज, थ्रोट, जो गले से ऊपर ऊपर के जो रोग होते हैं, उनसे संबंधित जो चिकित्सा करने वाले जो हमारे जो आचार्य हैं, उनको शालक्य तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अग्ध तंत्र मतलब अग्ध मतलब विष किसी जीव के द्वारा या अपने आप से या गलती से लिया जाए, खाने में कुछ ऐसी चीज चली जाए आपके, ठीक है, जिससे आपको मतलब बाद में उसका पॉइजन फील हो, या गलती से लिया जाए। जैसे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता होता, कई मेडिसिन ऐसी होती है उनको लिखा होता है उनके ऊपर अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, और बच्चे उसको चबा जाते हैं, खा जाते हैं, या कई मेडिसिन पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नली यूज ओनली, और हम उसको कहीं घाव पे लगा लेते हैं या बच्चे उसको चबा लेते हैं, आंख में डल जाती है बच्चों से गलती से। तो विष से रिलेटेड जो चिकित्साएं होती है उनका अग्ध तंत्र के अंतर्गत उनका इलाज किया जाता है। रसायन तंत्र पढ़ा था हमने, सप्त धातुओं की चिकित्सा होती है, 7 धातुएं होती है हमारे शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती है। इनकी जो चिकित्सा की जाती है वो आपकी रसायन तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है वाजीकरण तंत्र। इसमें हमारा जो 7 धातुओं में सबसे मुख्य धातु होती है, जो संतान उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसको स्पर्म या ओवम बोला जाता है, या शुक्र और रज धातु बोलते हैं, पुरुषों में उसको शुक्र बोला जाता है और औरतों में उसको रज धातु बोलते हैं, रज के नाम से। तो शुक्र संबंधी जो चिकित्सा दी जाती है, कुछ औषधियां ऐसी दी जाती है, कुछ आपका हिस्ट्री देखते हैं कि आपके पीछे पेरेंट्स में क्या प्रॉब्लम थी, या आपका खान पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या, उन चीजों में चेंज करवा के उस शुक्र संबंधी जो चिकित्सा होती है वो वाजीकरण के अंतर्गत के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत हो गए, क्योंकि इन्होंने चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छे से डीप नॉलेज, इनके अगर आप देखेंगे ना, आप कहीं जाएंगे इनका म्यूजियम में जाएंगे, तो वहाँ इन जो इन्होंने ये यूज करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो भी चिकित्सा से रिलेटेड जो भी ये अपने वो यूज करते थे इक्विपमेंट, वो भी बड़े मतलब यूनिक मेटल के हैं, वो आज तक उनमें जंग नहीं लगा, और वो जितना हो उसके कोशिश उनकी ये रहती है कि वो मेटल यूज किया गया है उनके अंदर, जो इनके इक्विपमेंट थे, जिससे इन्फेक्शन कम से कम हो, ठीक है, वो चीजें यूज की गई। तो इनका म्यूजियम मोस्टली हर जगह स्टैचू मिलेगा आपको, क्योंकि ये चिकित्सा यहीं से होती थी, और मोतियाबिंद की बहुत अच्छी पकड़ थी। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और आप पढ़ेंगे आगे, पत्ता है एक, मेरे को नाम याद नहीं, उस पौधे के पत्ते से मोतियाबिंद का इलाज करते थे, किसी पेड़ का पर्टिकुलर मेरे को नाम याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। महर्षि सुश्रुत जो थे उस पत्ते से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर, मतलब उससे मोतियाबिंद का इलाज करते थे, ठीक है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, आप इसी को ध्यान रखिएगा। हमारे कितने वेद हैं, कोई बच्चा बताएगा? 4। कौन से हैं, नाम बताएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है जी। तो आपको थोड़ा बहुत जिक्र आपका इसका यजुर्वेद में भी मिलेगा, बट जो प्रॉपर इसका ज्ञान मिलेगा वो आपको अथर्ववेद में मिलेगा, ठीक है। और आयुर्वेद को जो देवता माना जाता है वो ऋषि धन्वंतरी जी को माना जाता है। यहाँ तक सभी तक क्लियर था ना?
यस सर। ओके जी। उसके बाद हमने पंच महाभूतों को पढ़ा था, ठीक है, उनमें कौन सी प्रधानता किस द्रव्य की रहती है, और पंच महाभूतों के बाद उनके हमने गुण पढ़े थे। शरीर में विद्यमान 3 दोष होते हैं, सप्त धातु होती है, मल होती है, इनसे पंच महाभूतों के मिश्रण से इन सभी से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, परिभाषा हमने पढ़ी थी समदोष समाग निश्चय वाली, वो पूरे आयुर्वेद में उसी पे घूमते रहेंगे हम। ठीक है, मानव शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ? दोष धातु मल इनसे हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनको सम अवस्था में होते इनको धातु कहा जाता है, विषमता आ जाती है इन्हीं को दोष कहा जाता है। त्रिदोष का आश्रय स्थान हमने पढ़ा था, वात का स्थान नाभि से नीचे होता मुख्य, बाकी होता पूरे शरीर में है। पित्त का हमने पढ़ा था नाभि से लेके गले तक का हो गया, और कफ का पढ़ा था हमने कंठ से लेके ऊपर हमारा शरीर हो गया। ठीक है, कफ का रोग में मेद धातु आ गई। अब जो कफ के आप रोग बता रहे थे ना कि कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं, 20 प्रकार की। 20 मोटापा भी उसी के अंतर्गत आता है, कफ का रोग होता है। ठीक है, वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये आप चित्र देख सकते हैं, चित्र से आपको अंदाजा लग जाएगा। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं। पित्त से जो है 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ से जो है 20 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, पित्त में क्या होता है, भूख ज्यादा लगती है। कफ बढ़ता है तो हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, शांत हो जाती है, जठराग्नि। ठीक है, इसमें हमारी भूख जलती रहती है, क्योंकि घिरता खाना पचता जल्दी है, क्योंकि पित्त ज्यादा होता है तो वो खाने को जल्दी पचाता है। वात में रो के होता है सब। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है। उसके बाद हमने त्रिदोष पढ़ा था, पंच महाभूतों का आपस में संबंध क्या है। वात के बारे में हमने पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण इसके बगैर नहीं होता है। तो चले वाते चलम चित्तम वाला वो जो हमारा श्लोक है वो यहाँ फिट बैठता है। उसके बाद हमने योग वाहिता पढ़ा था, और योग वाहिता के बाद हमने पढ़ा था कि इसी में एक चीज और पढ़ी थी हमने, कि वात ही ऐसा है उसके बगैर वो नहीं हो तो आपके जो है दूसरे दोष जो पित्त और कफ है वो पंगु है। तो वात सबसे मेन है इसमें। ठीक है, और शरीर की तकरीबन आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है वो वात का प्रकोपित होना है। अब समस्या ये आती है वात प्रकोपित क्यों होता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष गुण हमने योग वाहिता वो पढ़ लिया। पहले पढ़ते हैं वात, तो पढ़ लिया हमने वात क्या होता है। ठीक है, वात वो होता है जो शरीर में चलायमान होता है, चंचलता आती है, गति आती है, उसको वात बोलते हैं। और हमने उसके बारे में पढ़ लिया, नियंत्रण जो है नर्वस सिस्टम का वो वात के थ्रू होता है। और भी जो चीजें थी, योग वाहिता हो गया, उसके बगैर दोनों दोष पंगु हैं। अब आते हैं वात के प्रकार पे। यह वात स्थान जो है, यह वात स्थान व कर्म के भेद से 5 प्रकार का माना जाता है। 5 प्राण हमने पढ़े थे, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, सभी जानते हैं इनको, कहीं ना कहीं Yes, आप sir. सभी ने सुने होंगे। 5 प्राण होते हैं हमारे, सभी ने सुना है ना। यस सर। हाँ, ये आपको तकरीबन हर टेक्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, उपनिषदों में मिलेंगे इनके बारे में, कि 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण भी होते हैं। उप प्राण बताएगा कोई बच्चा। सर नाग, Yes. कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं, 5 प्राण होते हैं। प्राण हमारे शरीर में कहाँ होता है, कोई बच्चा बताएगा। हृदय में। हृदय के हृदय में। उदान हमारे शरीर में कहाँ होता है, कंठ कंठ में। से ऊपर। कंठ में। समान कहाँ होता है, नाभि में। भी और नाभि में। व्यान कहाँ होता है, पूरे पूरे शरीर शरीर में, में। पूरे शरीर में। अपान कहाँ होता है, नाभि से गुदा नीचे। मार्ग। गुदा हमारे अन्न शरीर में। तो अगर ये देखो मैंने तो लिख दिया प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा सिर से लेके पैर तक सीक्वेंस में लगाइए, तब ये सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्राण आपने बताया कहाँ होता है, प्राण हृदय में। हृदय में। हृदय में। तो हृदय से ऊपर कंठ आ गया, कंठ में कौन सा प्राण होता है, उदान। 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 अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सिर से लेके पैर तक सीक्वेंस में प्राणों को लगाइए, तो पहले उदान आएगा। ठीक है, पहले उदान आएगा, या पैर से सिर तक रिवर्स पूछा जाए, ठीक है,
इनको अवरोही क्रम में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तब आपने उस तरीके से लगाना है। जनरली जो आपसे पूछा जाएगा कि पंच प्राण कौन से होते हैं, तो फिर आपने बताना है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसे करके। तो ठीक है? सर व्यान व्यान तो संपूर्ण शरीर में होता है, तो फिर इसको किस हाँ, ऑर्डर में लगाएंगे? ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पॉज लिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। उदान पहले आएगा अगर सिर से पूछा जाएगा तो, और पैर से सिर पूछा जाएगा फिर उदान सबसे लास्ट में आ जाएगा। नहीं सर, व्यान जो संपूर्ण शरीर में है, हाँ, वो सबसे लास्ट में काउंट होगा फिर, तो दोनों ही केस में? दोनों ही केस में, क्योंकि ये तो पूरे शरीर में है, फैला हुआ है। अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पूछे इसका, मान लो पैर में व्यान पूछे, तो व्यान की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि वो तो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब कंठ में व्यान की मात्रा कम होगी बजाय प्राण के, प्राण की मात्रा ज्यादा होगी ना कंठ में, तो प्राण को प्रमुखता दी जाएगी, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है? नेहा आर्य जी, ओके आपका सर। कुछ डाउट है क्या? आपका हैंड रेज है, नेहा जैन। नेहा जैन, नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके जी। यहाँ तक हमारा सबको समझ में आ गया ना? वात, वात के प्रकार 5 प्रकार होते हैं, सिर से पैर तक अलग होते हैं, पैर से सिर तक अलग होते हैं, और जनरली अलग होते हैं। ठीक है? ये ऐसे कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको आगे पीछे करके अपना लिख लेना नोट्स में। अब वात के गुण है, वो वात के गुण हमने पढ़े थे, वात का, पित्त का, कफ का गुण। फिर भी हम पढ़ते हैं, रुक्ष होता है, ये आते नीचे, शीतल होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चंचल होता है, विशद होता है, खर होता है। ये सब वात के स्वाभाविक गुण होते हैं। ये चरक संहिता में 1/51 में दिया गया है। रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलोंग्यम, विशदम च खरः, विपरीत गुणैः द्रव्यैर्मातुरः संप्रशाम्यति। ठीक है? चरक संहिता में 1/51 में दिया गया है। ये वात के गुण जो होते हैं वो रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर, ये सब वात के स्वाभाविक गुण होते हैं। जब वात सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता, अपितु उत्साह और श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति का पता चल जाता है। बट जब वह प्रकोपित होता है तभी रुक्षता आदि जो ये गुण बताए गए हैं, ये सारे गुण अपने शरीर में पैदा होने लग जाते हैं, फिर आपको ये सिम्टम नजर आने लग जाते हैं। ठीक है? रुक्षता क्या होता है, शीतलता क्या होता है, एक रूखापन हो गया, दुबलापन हो गया, बौनापन हो गया, शुष्कता हो गया, नींद की कमी हो गया। ठीक है? और हमने देखा था ना वात पित्त कफ में, वात वाला व्यक्ति था वो सबसे दुबला था ना, लावी जी? यस सर। ठीक है? रुक्षता का मतलब आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। और ये जो विशद लिखा है, विशद खर? आएंगे आएंगे, सब आएंगे आपके सामने। ठीक है? रुक्षता का मतलब रूखापन, दुबलापन, बौनापन, शुष्कता, नींद की कमी, शुष्कता मतलब ड्राइनेस, खुश्की, शीतलता, शरीर में कंपन होती है। आपने देखा होगा थोड़ी सी जब एज बढ़ जाती है 60-65 के होता है तो एक प्रॉब्लम आती है जिसमें हाथ पैर कांपते हैं। कोई बताएगा उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डिजीज को? पार्किंसन। पार्किंस। ठीक है? वो पार्किंस जो होती है वो वात का रोग होता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा कि वात से 80 प्रकार के रोग कौन से होते हैं। कुछ कुछ बता पाऊंगा मैं, पूरे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है? शरीर में कंपन होना, जकड़न होना, स्टिफनेस होना बॉडी में, शीतल पदार्थों को सहन न कर पाना, जरा सा कुछ ठंडा लेते ही आपको कोल्ड हो जाना, शीत रोगों से जल्दी प्रभावित होना, जरा सा कुछ मान लो ठंडी हवा आई उसी से आपको जल्दी प्रभावित हो जाना, या कुछ भी जरा सा सहन ना कर पाना, जरा सी ठंड है उसको सहन ना कर पाना, कहीं से आपने ठंडा पानी पी लिया तुरंत आपका बुरा हाल हो गया। ठीक है? तो शीतल पदार्थों को सहन ना कर पाना, शीत रोगों से जल्दी प्रभावित हो जाना, ये जो कारण होते हैं ये सारे के सारे वात के रोग में आते हैं। अब ये देख लेना, रूखापन, दुबलापन, बोलापन, ये इसमें काउंट कर देना,
ठीक है, ये सारे 80 में काउंट होंगे आपके। लघुता, हल्कापन होता है उसमें, दुबलापन मतलब हल्का मिलेगा व्यक्ति, भारी नहीं मिलेगा, बजाय कफ के और बजाय पित्त के। सूक्ष्म, वो हर जगह रहता है, हर जगह मतलब उसके हर बॉडी के हर ऑर्गन में व हर जॉइंट्स में आपको हर जगह वो सिम्टम नजर आएगा। चंचलता, संधियों में गति, मन की अस्थिरता, ज्यादा चंचल व्यक्ति होते हैं तो फिर वही प्राणायाम वाला वो सूत्र आपके सामने, वो श्लोक आपके सामने है, चले वाते चलम चितम। मन की अस्थिरता आ गई ना, और चित्त को शांत करने के लिए प्राणायाम करवाते हैं ना, चले वाते चलम चितम, चित्त चलता है मन के साथ, हमारे वात के साथ। और यहाँ बताया गया ना, ये वात का रोग है। क्लियर है, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है। संधियों में गति, आवाज आती है हड्डियों से, वो वात का रोग होता है। ठीक है। मन की अस्थिरता आदि, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। अब मन से जो रिलेटेड, जो मन में जो 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 माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो तकरीबन सारी की सारी वात में आ जाएंगे आपको, क्योंकि उनका सॉल्यूशन भी फिर वात से ही, प्राणायाम से ही होता है। वो अलग तरीके होते हैं, जैसे कुंभक के जरिए या आपकी मुद्राओं के जरिए। ठीक है, वो अलग अलग तरीकों से आपको कंट्रोल किया जाता है, आपके आपकी ब्रेन वेव्स को, फिर अगर रिसर्च में जाएंगे तो ब्रेन वेव्स के फिर वो मेजरमेंट लेके उससे किया जाता है। विशद, विशद मतलब होता है अचिपचिपाहट। चिपचिपाहट मतलब गीलापन, अचिपचिपाहट मतलब ड्राइनेस, और ड्राइनेस को ही शुष्कता बोलते हैं और रूखापन बोलते हैं। ठीक है, ये नाम बदल बदल के यहाँ दिए गए हैं। संधियों से कट कट की आवाज आना। ठीक है, संधियों में गति, ज्यादा चलन चलन मतलब आदमी को चंचलता, कहते हैं ना कि इसका तो पैर कभी रुकता ही नहीं, एक पैर हमेशा घर से बाहर ही रहता है इसका तो। ठीक है, चंचल व्यक्ति जो होते हैं बेसिकली वहां ये दर्शाया गया है। चिपचिपाहट होगी, संधियों से कट कट की आवाज आना, हड्डियों से कट कट की आवाज आना। खर मतलब खुरदरापन, वही आ गया, खुरदरापन, ड्राइनेस, खुश्की, ये सब इसके सिम्टम होते हैं और ये इनके रोग आ गए। और मेरे हिसाब से 15-20 तो यही काउंट करा दिया 80 में से आपके, और आदि लिखा हो तो इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमने इतना पढ़ लिया, वात की पहचान हमने हो गई कि अगर ये सिम्टम है तो आदमी वात के रोग में आ चुका है। वात का मूल स्थान जो होता है वो पक्वाशय होता है। पक्वाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम कहाँ होता है बॉडी के अंदर, कोई बच्चा बताएगा? किसी ने एनाटॉमिक फिजियोलॉजी पढ़ी हो? सर एब्डोमेन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जगह। ठीक है जी, जहां से हमारी छोटी आंत शुरू होती है उससे पहले होता है, और पेट जहां हमारा खत्म होता है वहां ये होता है। ठीक है, बेसिकली स्टमक जो होता है हमारा, ओवरऑल को स्टमक नहीं बोलते। लेफ्ट साइड में हमारा एक छोटा सा स्पेस होता है, गुहा प्रदेश बोलते हैं उसको, जठर बोलते हैं आयुर्वेद में, संस्कृत में जठर बोलते हैं, हिंदी में उसको हम पेट बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। तो बेसिकली लेफ्ट साइड में छोटी सी जगह होती है, जब फूड पाइप से खाना आता है तो उस जगह पे आता है। ठीक है, फिर उस जगह से एक जो हमारा राजमा होता है, बीन्स होता है, उसकी शेप का एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं ड्यूडिनम। वहां खाने का पाचन होता है। उसके बाद वहां से जो गैस्ट्रिक निकलनिया, दूषित प्रकोपित जो भी है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो वात का मूल स्थान जो होता है वो पक्वाशय होता है, ड्यूडिनम भी बोलते हैं उसको। अन्न का मल भाग जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वात उत्पन्न होती है। ठीक है, खाना पचा, उसमें गैस्ट्रिक जूस, सॉरी पेनक्रिएटिक लिवर ने अपने जूस रिलीज किए, सब कुछ मिला के उसमें खाना जब पचता है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है हमारा मल भाग, वो ड्यूडिनम के क्रॉस होने के बाद वहां से आपके दूषित वायु, मतलब आपकी वायु का वहां पे ओरिजिन होता है, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट आपकी बात। जो दूषित होती है या प्रकोपित होती है वात, वो वही होती है, अब वहां से वो ट्रैप करती है फिर। ठीक है, अब इसके प्रकोपित होने के कारण क्या है, वो कारण देख लीजिए, आप अपने आप को बचा पाएंगे कि वात आपकी ना बढ़े, सम अवस्था में रहे। ठीक है, तो पहला होता है वेग रोध। हमारे शरीर में वेग होते हैं, कोई बच्चा बताएगा कितने वेग होते हैं हमारे शरीर में? वेग बोलते किसको है, कोई बताएगा?
स्वाभाविक रूप से जो छींकना, जम्हाई लेना, विंड पास करना, ये सब सारा वेग है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में होती हैं क्रियाएं, उनको वेग बोलते हैं। जैसे पलकों का झपकना, जम्भाई का आना, छींकों का आना, यूरिन की सेंसेशन, ठीक है, और मल की सेंसेशन होती है, गैस्ट्रिक का होता है सेंसेशन, और भी जो हमारी क्रियाएं होती शरीर में जो स्वाभाविक रूप से होती हैं और वो होनी चाहिए, हम उनको रोक लेते हैं तो उसको वेग रोध बोलते हैं। अगर नहीं रोकते तो वेग तो शरीर में बन ही रहे हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उबासी तो आपको आनी ही आनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। पलकों का झपकना ये नेचुरल है। अब जब से लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम चला उसमें बच्चे ऐसे घूर के देखते हैं, तो उससे क्या है, एक रिसर्च आई थी पीछे, उसमें बच्चों की आई ब्लिंक जो होती है उसका टाइम कम हो गया है। और आई ब्लिंक आपका ऐसे काम करती है जैसे बारिश में गाड़ी चलती है तो वाइपर मिरर को साफ करके रखते हैं आपके फ्रंट ग्लास को, और जब वो आई ब्लिंक नहीं होती तो उसके ऊपर धीरे धीरे आई साइड वीक होती है, वो बच्चे ऐसे देखते रहते हैं। कुछ भी वीडियोस देखे या गेम देखे या अपनी क्लास ले, ठीक है। तो ये जनरली वेग तो बन रहा था पर हमने वेग को घूर घूर के ऐसे देख देख के उसको वेग को बंद कर लिया, तो इसको वेग रोध बोलते हैं, यानी कि वेग को हमने रोक दिया। तो अगर आप वेग का रोध करते हैं, वेग रोध करते हैं, तो उससे आपकी वायु जो है वो प्रकोपित होती है। यानी कि मान लो आपको फ्रेश होने की सेंसेशन है, बट आप ट्रेन में है, ट्रेन में तो चलो फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप बस में है, कहीं टूर पे हैं, या कहीं आप ऐसी जगह गए हुए हैं या किसी गेस्ट के घर गए हुए हैं और वहां आप शर्म के मारे, लज्जा के मारे आप उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप वेग को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, जो वेग बन रहा है शरीर के अंदर आप उसको रोक रहे हैं। तो कभी भी आपको मल को, मूत्र को, छींक को आदि को, ये स्वाभाविक इच्छा है, इनको कभी भी दबाकर नहीं रखना चाहिए। आपको पता है अगर आप यूरिन को रोकते हैं तो आपको स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मल को तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। छींक की बहुत स्पीड होती है, छींक की स्पीड बताएगा कोई बच्चा कितनी होती है? पता किसी को छींक की स्पीड कितनी होती है? छींक की स्पीड को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। पीछे एक आया था कि किसी ने छींक की स्पीड रोकी थी, उसकी ब्रेन की जो नसें हैं वो फट गई थी। ये स्वाभाविक आपके वेग होते हैं, इनको कभी भी आपने रोकना नहीं चाहिए। फिर आता है सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी बात प्रकोपित होगी, ठीक है। सेकंड आता है, खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से कुछ खा लेना। आपने मान लो कुछ खा पी के आप, अभी क्या टाइम हुआ, 5:15 हुआ, मान लो आप 5 बजे खा पी के हटे हैं और 10-15 मिनट बाद कोई आपका दोस्त आ गया और उसने आपसे डिमांड रखी कि चलो कुछ खाने चलते हैं, आप चल पड़े साथ में। वहां जाके आपने कुछ खा लिया, जब क्या आपको पता अभी आप खा के आए थे, आपका मन नहीं है, फिर भी आप दोस्त का रखने के लिए आप फिर से कुछ खा बैठे। तो खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से कुछ खा लेना, तो उससे आपका वात प्रकोपित होता है, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन आपको मिल गए। एक तो आपको वेग रोध को नहीं रोकना चाहिए कभी भी। इसमें आदि लिखा हुआ है, मल मूत्र छींक आदि, आदि का मतलब यहाँ उबासी भी आ गई, और जो आदि वेग बनते शरीर के अंदर वो आपको कभी भी नहीं रोकने चाहिए, उनसे आपका क्या होता है, वेग रोध बढ़ता है। रात को देर तक जागना, इससे आपकी वात प्रकोपित होती है। ऊंचा बोलना, ज्यादा लाउडली बोलने से आपका वेग रोध बढ़ता है। अपनी शक्ति की अपेक्षा अपेक्षा अधिक शारीरिक कर्म करना, उससे आपका क्या है, वेग रोध होता है। आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं ना, हठ प्रदीपिका में साधक तत्व बाधक तत्व आते हैं ना, अभी कल परसों ही पढ़ रहे थे आप, बताएंगे 6 कौन से होते हैं? अत्याहार प्राश्च परजोल्प नियम ग्राजन संगम च लोल्यम च सडर्पयोगी विनश्यति। हाँ, उसमें आता है ना अधिक श्रम करना, आता है ना, यस सर। अधिक श्रम करना आपका बाधक तत्व आता है। अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक श्रम करेंगे तो उससे वेगरोध होएगा, और वेगरोध से आपका वात बढ़ेगा, और वात से आप बीमार हो जाएंगे, वात के रोगी हो गए, और फिर आप योग साधना से भटक जाएंगे, वो पूरी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये बाधक तत्व होता है अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना। रूखे, रूखे मतलब सूखे भोजन का सेवन करने से, जैसे सूखी सब्जियां और कोई सूखे चीजें ऐसे खाने से, उनसे क्या होता है, आपका वात बढ़ता है। टिक, टिक मतलब क्या होता है?
तिक्त बताएगा कोई बच्चा? ज्यादा स्पाइसी फूड। तिक्त, रावांशी जी। सर तीखा। सर पित्त मतलब जो एक कड़वा। दोष ही होगी और नहीं नहीं, पित्त मतलब कड़वा नहीं है, ये तीखा होता है सर। मधुर, कड़वा अम्ल, होता है। लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा। ठीक है, तो रूखे, तिक्त, कषाय आदि रस युक्त पदार्थों का अधिकता से जो है वात बढ़ता है। ठीक है, रूखे, तिक्त, तिक्त मतलब कड़वे, कषाय, कषाय मतलब कषायली चीजें हो गई, उनका आदि रस युक्त पदार्थों का सेवन करने से आपका जो है वात बढ़ता है। ठीक है, कसेले मीन्स सर, कसेले कषाय मतलब कषाय में आता है गिलोय। गिलोय नहीं, का अगर आप गिलोय की दातुन करेंगे ना, कच्ची को खाएंगे तो आपके मुंह के अंदर एक लेयर सी चिपक जाएगी। आवळा कषाय में आता है आपका आंवला। आवळा आंवला आ गया, आंवले को खाएंगे तो आपको एक खट्टा खट्टा सा, खाने के बाद वो मतलब खाने में तो आपको खट्टा खट्टा लगेगा, जब आपका आंवला मुंह के अंदर से फिनिश हो जाएगा तब आपके अंदर आप जीभ को घुमाएंगे तो आपको लगेगा कुछ एक लेयर सी, चिकनी सी लेयर चिपकी है। ऐसे जामुन में होता है, सिरके में होता है ऐसा। ठीक है, और खट्टे बेर होते हैं उनके अंदर भी होता है। वो कषाय में आता है ना, वो खट्टे होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, दोनों के बीच का होता है। ठीक है, कुछ मैंने आपको नाम बता दिए, जामुन आ गई, उसमें अभी आ जाएंगी थोड़े दिनों में। आंवले अभी मिल रहे हैं, गिलोय कभी भी ले लो। ठीक है, इनको चबा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कषाय क्या चीज होता है। सिरका है, सिरके को देख लेना। अधिक मात्रा में भोजन करना, ओवर ईटिंग करने से आपका जो वात है वो प्रकोपित होता है। बहुत अधिक चिंता करना, डरना, उपवास आदि करने से आपका वात बढ़ता है। अगर आप ज्यादा फास्टिंग करते हैं उससे आपका वात बढ़ता है। ठीक है, आजकल साइंटिफिक तरीके से ना सोच के बस ऐसे यूट्यूब से देख के हर कोई 24 घंटे की फास्टिंग, 32 घंटे की फास्टिंग ऐसे बस उठाया मन और कर लिया, जबकि आपके शरीर की जो प्रकृति है उसके अनुकूल जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो बताते हैं आपको उपवास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। एलोपैथी में और आयुर्वेद में यही फर्क फर्क है। एलोपैथी में आपको सबको एक ही मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, आपको सिर दर्द है, सैराडोन 10 आदमी है तो 10 को सैराडोन दी जाएगी। आपका बुखार है, डोलो लो 10 के 10। बट आयुर्वेद में आपकी नाड़ी देख के आपको ये बता देगा आपके शरीर की प्रकृति डोलो लेने की है या नहीं है, वो ये बताता है। वो हर व्यक्ति की पर्टिकुलर अलग अलग मिलेगी आयुर्वेद के अनुसार, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं है। एलोपैथी में लपेट दो सबको एक साथ। ठीक है, अधिक मात्रा में भोजन करना, उससे ओवर ईटिंग करने से आपको जो है आपकी वात बढ़ता है, प्रकोपित होता है। अधिक ठंडा भोजन करने से आपका वात बढ़ता है। वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। बारिश के दिनों में क्या होता है, चाहे इनमें से आपने कुछ नहीं किया हो, ना आपने किसी वेग को रोका, ना आपने खा पचने से पहले कुछ दूसरा मतलब सेकंड कुछ आपने फूड लिया, किसी भी चीज का इंटेक किया, ना आप रात को देर तक जागे, ना आप लाउडली बोले किसी से, ना आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया, हार्ड वर्क किया, ना आपने कषाय तिक्त आदि चीजों का सेवन किया, बहुत अधिक ना चिंता करी, ना डरे, ना आपने फास्टिंग करी, ना आपने ज्यादा अधिक मात्रा में ओवर ईटिंग की, आपने ना कम ठंडा खाना किया, उसके बावजूद भी बारिश के दिनों में बिना किसी चीज के भी आपका वात जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए बारिश के दिनों में जितने भी रोग होते हैं वो सारे वात से रिलेटेड होते हैं। बारिश के दिनों में जब जो रोग आते हैं, कोविड उन्हीं दिनों आया था और ये स्वाभाविक है। इन दिनों बहुत लोग बीमार होते हैं। दिल्ली जैसे बड़ी बड़ी अर्बन सिटी में तो मतलब हॉस्पिटल पूरे पैक हो जाते हैं, भर जाते हैं पूरे। और जबकि ये कहा है, आयुर्वेद कहता है कि इन दिनों में तो होगा ही होगा, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वर्षा ऋतु में देखो, यहाँ आप थोड़ा समझेंगे ना, हमारे जो पुराने जो अगर कल्चर था हमारा घरों में खाना बनने का, या अलग अलग जो कल्चर होता था, या उपवास पूजा पाठ जो होते थे उनमें जो भोजन बनता था वो थोड़ा सा अलग बनता था। देखो यहाँ का वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोपित बढ़ जाता है। और यहाँ लिखा गया रूखा भोजन करने से
हमारा जो है वात बढ़ता है। और बारिश के दिनों में अक्सर आप देखोगे ऑयल वाली चीजें बनती थी, सरसों के तेल में कुछ न कुछ करके घर वाले बनाते थे, ठीक है, तो रूखी नहीं होती थी, वो ऑयली होती चीज। ऑयली चीज खाने से आपका वात कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा का कल्चर तो बता सकता हूँ, बाकी मैं बता नहीं सकता बाकी जगह क्या क्या बनता है बारिश के दिनों में। तो जो हमारा कल्चर होता था, हमारे बुजुर्गों को पता तो था, बट साइंटिफिक नहीं पता था। वो करते आ रहे थे, पीछे हमारी दादी कर रही, दादी से मम्मी करने लगी, मम्मी से हम करने लगे, आगे सब करने लगे ऐसे, पर हमें पता नहीं है। पर यहाँ आयुर्वेद बोलता है वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी आपका वात प्रकोपित होने के स्वाभाविक रूप है, ये चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, ये बढ़ेगा। तो इसीलिए बारिश के दिनों में आपने देखो पकोड़े बना लो, मट्ठी बना लो, मटर बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ऑयल वाली चीजें खाई जाती थी। अब मान लो ये हो गया, अब इसके लक्षण क्या है। वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है। अब वात के गुण जो हमने पढ़े थे, ठीक है, वो सारे के सारे गुण जो है उनमें वृद्धि हो जाएगी और अनेक रोगों के रूप में सामने आती है। जैसे वही फिर गुण आ गया आपके सामने, रुक्षता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। शीतलता मतलब ये ऊपर हमने पढ़ा भी था, जरा सी ठंडी चीज को सहन ना कर पाना, ठीक है, तो शीतलता में आ जाओ, उसको जकड़ लेना शीत लहरों की वजह से, या जो भी है, ठंडा पानी आपने जरा सा लिया उससे आपको बुखार हो गया, ठीक है। शीतलता, रुक्षता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विषदता, खरता, खरतता आदि जो है ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे। विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं इनके। जब वात प्रकोपित होता है तो उसके लक्षण ये हैं, हड्डियों से आवाजें आने लग जाती हैं, और आर्थराइटिस इसमें सबसे मेन होता है, वो वात का रोग होता है। ये चार्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, ये 5 प्रकार के हमारे प्राण हो गए, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। ये इसमें सही सीक्वेंस दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिए, जनरली ऐसे होता है। ये जिह्वा हो गई, ये कंठ हो गया, या माशा हो गया, या बड़ी आंत हो गई, उसके बाद ये सारा शरीर हो गया। सामान्य इसके कार्य क्या है वो कार्य बताए गए हैं, और इनसे प्रकोप होने वाले रोग हैं। अब ये देख लेते हैं हम। प्राण जो है, प्राण का आश्रय स्थान जो होता है, जिह्वा होता है, हृदय होता है, कंठ होता है, मुख होता है, और नासिका, मस्तिष्क, ये इसके अंतर्गत आ जाए। यहाँ हमारा प्राण मुख्य रूप से रहता है, होता पूरे शरीर में, ठीक है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया, श्वास लेने छोड़ने की क्रिया, मुख व नासिका द्वारा बाहरी वात का शरीर में प्रवेश कराकर देह को धारण करना, थूकना, छींकना, स्पिट करना, ठीक है, आदि आदि जो है, यानी कि सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब का सब कार्य जो है प्राण का होता है। प्रकोप से होने वाले रोग, इनसे फिर यही रोग होते हैं, हिचकी, खांसी, दमा, जुकाम, गला बैठना, भ्रमर, मूर्छा, यानी कि गले से ऊपर ऊपर के रोग ही फिर इनसे होते हैं अगर ये प्रकोपित हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है उदान। उदान हमारा कंठ में होता है, नाभि में होता है, डायफ्राम भी बोलते हैं, हमारा छाती से नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्टमक के ऊपर, ठीक है। वक्षस्थल जो हमारा छाती का एरिया हो गया, वो रिब्स के अंदर का सारा। कंठ का स्वर एवं बोलना, इनमें मतलब गला बैठना की चांसेस ज्यादा होती हैं। स्वर के ऊपर की ओर ले जाना, श्वास को ऊपर की ओर ले जाना, कार्य के लिए प्रयत्न, उत्साह और बल, ये सामान्य इसके कार्य हैं। और अगर इनमें कुछ गड़बड़ आती है, प्रकोपित होते हैं, तो उससे आंख, कान, नाक व गले के रोग जो है वो हो जाते हैं। ये सारे की सारी चीजें देख लो, आप गिनते रहना, 80 रोग हैं, आप काउंट करते रहना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये सभी के सभी इसी में आएंगे। फिर आता है समान। समान हमारा आमाशय होता है, पक्वाशय होता है, यानी कि डाइजेस्टिव से रिलेटेड है, तो इसमें जो रोग होंगे वो भी वही होंगे। पाचक रसों के सक्रिय होने से भोजन का पृथक्करण, यानी कि अलग अलग भागों में बंटना, उसका विभिन्न धातुओं में बंटना, मलों में वर्गीकरण करना, स्वेद वह, दोष वह, और जल वह स्रोतों का नियंत्रण, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये तो सामान्य कार्य हो गए इसके। अगर प्रकोपित होता तो यही कार्य इनके बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कार्य समान प्राण जो है इसी की वजह से ये कार्य होने हैं। अगर ये दूषित होता तो फिर ये कार्य इनमें कमी आ जाती है, यानी कि भोजन के पचने की, तो अग्नि मंद हो जाती है, जठराग्नि शांत हो जाती है, कमी आ जाती है इसमें। अजीर्ण, अजीर्ण बदहजमी तरह। अतिसार हो गया, दोषपूर्ण पृथक्करण, मतलब खाना जो है पचना चाहिए था, वो पचने की जगह वो पचेगा कम और सड़ेगा ज्यादा शरीर के अंदर। फिर आता है अपान प्राण। अपान प्राण हमारा बड़ी आंत होता है,
श्रेणी प्रदेश होता है, यानी कि पेल्विस एरिया में के अंग जो होते हैं, जैसे पक्वाशय हो गया, गुदा हो गया, हमारा टेस्टिस हो गया, मूत्रेंद्रिय, मूत्राशय, नाभि, बस्ती प्रदेश जो होता है हमारा कमर का एरिया, उसमें होता है। तो इसमें रोग भी वही होंगे और कार्य भी वही होंगे। मल के कार्य होंगे, मूत्र के कार्य होंगे। शुक्र जो है वो पुरुषों में मैंने बताया था, आर्तव एवं गर्भ जो स्त्रियों में जो होता है उसको बोलते हैं, पुरुषों में शुक्र होता है और महिला में इसको रज धातु बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड वेग का न होने पर स्थिर रखना, धारण करना और वेग काल में उन्हें निःसृत करना, उनको बाहर निकालना, ये कार्य सारे के सारे अपान प्राण के होते हैं, अपान वायु के होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम वात पढ़ रहे हैं ना, तो वात के अपान वात, अपान प्राण, अपान वायु एक ही नाम है। अब अगर अपान वायु दूषित होती तो उससे रोग भी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मल मूत्र के रोग हो जाएंगे आपको। ठीक है, पथरी होगी, जैसे वो किडनी में होती है, किडनी हमारा यूरिनरी से रिलेटेड ऑर्गन हो गया। मूत्र कच्छ हो गया, ये यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। भगंदर हो गया हमारा एनस रीजन में जाके, पाइल, फिशर, भगंदर, ये सारे के सारे मूत्राशय, मलाशय और टेस्टिस में प्रॉब्लम हो जाती है। मूत्र संबंधी जो कष्टदायक रोग जैसे डायबिटीज होगी, प्रमेह आदि जो रोग होते हैं, वो जब हमारा अपान प्राण या अपान वायु या अपान वात जब हमारा प्रकोपित होता है तो उससे ये रोग हो जाते हैं। फिर आता है हमारा व्यान प्राण। व्यान प्राण जो होता है हमारा, वो सारा शरीर विशेष रूप से हृदय में होता है। और स्वेद, पसीना की उत्पत्ति, नीचे झुकना, ऊपर बैठना, आक्षेप, निम्योन्मेष यानी कि पलकों का झपकना, बार बार पलकों का बंद होना खुलना, ये जो जो कार्य होते हैं ये व्यान प्राण के होते हैं। और इन्हीं से फिर हमारा क्या होता है, अगर ये प्रकोपित होते हैं, इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। स्रोतों की संचरण क्रिया में स्थिरता आ जाती है, स्रोतों की संचरण क्रिया में स्थिरता आ जाती है। जवर हो गया, अतिसार हो गया, रक्त पित्त हो गया। ठीक है, क्षमा आदि सारे रोग शरीर में पाए जाने वाले रोग हो जाते हैं इससे। रक्त पित्त हमारा ब्लड एसिडिटी को बोलते हैं। यक्ष्मा आदि सारे शरीर में पाए जाने वाले रोग वो इन्हीं से रिलेटेड हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पसीने से पसीना यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे झुकना, ऊपर बैठना, आक्षेप, पलकों का झपकना खुलना बंद होना, इन्हीं से संबंधित जो हमारे शरीर में फिर रोग हो जाते हैं। अब आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा? ज्यादा लगे तो बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगा वहीं पे। अभी ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है जी, बात ही पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसका उपचार पे आ गए हम। उपचार देख लेते का क्या है। अब हमने लक्षण पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया, उसका देख रेख पढ़ ली, सब पढ़ लिया हमने। क्या बात होता है, क्यों होता है, उसका कारण भी पढ़ लिया, उसके लक्षण भी पढ़ लिए, पहचान भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन क्या है। जो कारण थे वही सोल्यूशन आएंगे। वेग रोग था, अगर वेद रोग नहीं करेंगे तो बस सोल्यूशन हो गया अपने आप। अधिक ठंडा खाना खाना था, वो नहीं खाएंगे तो सोल्यूशन हो गया। अधिक शर्म करना था, वो नहीं करेंगे तो सवन हो गया। रूखा खाना खाते थे, रूखा की जगह आप उसमें थोड़ा सा घी डाल के या तरी वाला या लिक्विड फॉर्म वाला ऐसा कुछ सब्जी वगैरह ऐसा फूड लेंगे तो उससे वो सॉल्यूशन हो गया आपका। तो जो कारण थे वही निवारण है। ठीक है, वात के प्रकोपित होने से कारणों को दूर करना, वात के प्रकोपित होने के कारणों को दूर करना, उसमें वेग रोध हमने पढ़ा था, वेग रोध को हटा दीजिए, उपचार हो गया। ठंडा खाना खाते थे, हटा दीजिए, उसकी जगह गर्म खाना शुरू कर दीजिए, उपचार हो गया। स्नेह पदार्थों का सेवन करना, स्नेह मतलब चिकने, और वहां हमने पढ़ा था रूखे खाने का सेवन करने से, रूखा भोजन, रूखा कुछ भी चीज का सेवन करने से हमें वात बढ़ता है। और यहाँ बता दिया स्नेह पदार्थों का सेवन करने से उस वात का उपचार हो गया। ठीक है, स्नेह युक्त बस्ती अनीमा आदि करना, वही है चिकनाई वाली चीजों से आप उसका अनीमा करा दीजिए, तो उससे आपका क्या है, आपका जो वेग रोध था, सॉरी, जो वात प्रकोपित हुआ था वो शांत हो जाएगा। मृदु विरेचन अर्थात स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण रस वाले द्रव्यों से तैयार औषधि से हल्का विरेचन कराना। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा मधुर, अम्ल, लवण, और जो 3 रस बच गए वो 3 रस वहां हमने पढ़े थे, वहां कषैला पढ़ा था ना हमने, तिक्त भी पढ़ा था हमने वहां पे, कारण में Yes. पढ़ा था ना हमने चीज।
यानी कि sir. वो चीजों का सेवन करने से हमारा वात बढ़ रहा है और मधुर अम्ल लवण का सेवन करने से हमारा वात कम हो रहा है। कटु तिक्त कषाय के सेवन से हमारा वात बढ़ता है और अगर बढ़े हुए वात को हमने शांत करना है तो फिर मधुर अम्ल और लवण इन रसों का सेवन करना पड़ा, इससे हमारा वात शांत हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया ना? मैं फिर से दिखा देता हूं आपको एक बार। कहाँ गया? ये रहा। आ गया। ये रहा, रूखे, तिक्त, कषाय। इसमें आप एक और चीज और जोड़ लें, कटु भी जोड़ लेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। कटु मतलब हो गया तीखे, ठीक है, और तिक्त हो गया कड़वे, और कषाय आदि रस युक्त पदार्थों का अधिकता से, हल्का फुल्का खाएंगे कोई चलेगा, पदार्थों की अधिकता लिखा है यहाँ पे। अगर एक्सट्रीम लेंगे इनको तो आपका वात बढ़ेगा, प्रकोपित होगा, दूषित होगा, ठीक है। और इन्हीं की जगह अगर मान लो बढ़ गया, फिर इन्हीं रसों की जगह आप इनके अपोजिट जो 3 रस बच गए उनको ले लो, मधुर, अम्ल और लवण। उनका सेवन करने से जो आपका प्रकोपित वात है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ, किसी बच्चे को समझ में ना आए, कुछ डाउट हो तो आप बता देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ लिया आपने। मृदु विरेचन करना, ठीक है। उसके बाद है वातनाशक द्रव्यों का निश्चय लेना। नाक से हम जैसे क्षण बिंदु तेल होता है, और गाय का घी हो गया, और एक और तेल होता है बड़ा फेमस, क्या नाम है उसका, कोई बच्चा बताएगा? अणु तेल होता है। अणु तेल, ज्योतिषमती, बादाम रोगन हाँ, का ज्योतिषमती, बादाम रोगन तो सिंपल है, ठीक है। वातनाशक द्रव्यों का सेवन नशा लेना, नाक के थ्रू उनको लेते हैं हम, तो जो है वो वात का नाश करते हैं, वात को शांत करते हैं। उपटन हो गया, स्नान हो गया, मालिश हो गया आदि का सेवन करने से इनको हमारा मतलब इन एक्टिविटी को अपनी बॉडी के अंदर इनरोल कराने से या बॉडी से इनको टच करवाने से, ठीक है, इनका यूज करने से, इनको के संबंध में आने से हमारा जो है वात शांत होता है। मालिश से वात शांत होती है, स्नान से होगा, उपटन से होगा। फिर अलग अलग तरीके से और डीप में जाएंगे तो स्नान आपको गर्म पानी से लेना चाहिए, ठंडे पानी से लेना चाहिए, नॉर्मल से लेना चाहिए। मालिश आपको सूखी मालिश करनी चाहिए, ऑयल वाली करनी चाहिए, कैसी मालिश करनी चाहिए, ठीक है। उपटन, ये अलग अलग से डीप में जाने की चीजें हैं। हम आयुर्वेद बस इतना सा मोटा मोटा सा पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे इसको। आज हम यहीं तक का पढ़ते हैं, कल फिर आपको पित्त और कफ दोनों इकट्ठे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ें। सर आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है जी, जैसा आप चाहो जी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, कोशिश करिए कैमरे के सामने आके पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे और कल आप